चलो ये ग्रेविटेशन चल रहा था, ठीक है। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था? दो पॉइंट मास के बीच फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, पॉइंट मास। और अगर बड़ी बॉडी है तो उनके बीच सेपरेशन डिस्टेंस जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द बॉडी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हाँ जी, केपलर्स लॉ पढ़ा था। नहीं, वेरिएशन ऑफ जी से पहले हम लोगों ने केपलर्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। और केपलर्स लॉ से जस्ट पहले मैंने एक बहुत ही जो है शॉर्टकट में आपको इलिप्स पढ़ाने की कोशिश की थी, ठीक है। ज्यादा मैंने इलिप्स के बारे में कुछ बताया नहीं था, बस उतनी बात बताई थी जितनी हम लोग फिजिक्स में जो है यूज करते हैं। फिर केपलर्स लॉ आया था, तीनों लॉ हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सरफेस पे क्या फॉर्मूला होता है, सर्टेन हाइट पे क्या फॉर्मूला होता है, सर्टेन डेप्थ पे क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हमारा अर्थ जो है वो उसका साइज हम लोग अगर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो पोल पे जो है कुछ और हाइट होगा, पोल पे कुछ और रेडियस होगा और इक्वेटर पे कुछ और रेडियस होगा। तो उस केस में हम लोगों ने जो है जी का वेरिएशन देखा था, ठीक है। उस केस में हम लोगों ने जी का वेरिएशन देखा था। और हमारा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही होगी, तो उसकी वजह से भी हम लोग ने जी का वेरिएशन देखा। इतनी बात जो है वो हो गई, ठीक है। तो अगला हेडिंग डाल दीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड, the space around a body in which any other body experiences a force of attraction is called gravitational field of the first body। अरे कोई भी हमारी बॉडी है, चाहे वो पॉइंट मास हो, चाहे कोई बड़ी बॉडी है, इसके सराउंडिंग में फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना, ठीक है। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड, ये काफी जो है रिलेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से काफी रिलेटिव है। तो हम लोग अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लें, ई, वहां हम लोग ई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमारा ई जो होगा वो एम जो है वो हमारा डेस्क मास है, ठीक है। सपोज कर लो कि एक कोई बड़ी बॉडी है, छोटी बॉडी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके सराउंडिंग में हमारा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फील्ड का डायरेक्शन और ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। अगर हम लोग इसकी वैल्यू 1 ले लें, 1 किलोग्राम ले लें, तो हमारा ई जो होगा वो फील्ड के बराबर, फोर्स के बराबर होगा। फील्ड जो होगा वो फोर्स के बराबर होगा। जरूरत क्यों पड़ी हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की? हम लोग ने पढ़ा है कि दो पॉइंट मास है, इसके बीच हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं ना, F = G टाइम्स m1 m2/r²। या इनका साइज जो है, इनका जो साइज है वो सेपरेशन डिस्टेंस से काफी छोटा हो, उस केस में भी वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर दो मासिव बॉडीज आ गई, ठीक है, तो उस केस में हमारा को पॉइंट मास वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 स्टेप थ्योरी यूज करते हैं।
नाम से परेशान नहीं होना है। पहले स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिगर बॉडी, सॉरी इलेक्ट्रिशियन फील्ड, ठीक है, वो बार बार मेरे सामान से निकल जा रहा है। और दूसरे बार में हम लोग फोर्स निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग मास इनटू ई, और मास जो होगा वो छोटी बॉडी का लिया जाएगा। बड़ी बॉडी का, हाँ, ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है, वो सब एकदम एक जैसा है, एकदम सारे फॉर्मूले एक जैसे आएंगे। जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किया करते थे वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा। बस वहां चार्ज के बारे में हम लोग बात करते हैं, यहाँ मास के बारे में बात करते हैं, तो एकदम रिलेटिव है दोनों। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ग्रेविटेशनल फील्ड वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक टाइम की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन लिख लीजिए एक लाइन में। ये ई का डेफिनेशन लिख लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ब्रैकेट में लिख लीजिए कैपिटल ई, ब्रैकेट में लिख लीजिए कैपिटल ई, intensity of gravitational field at a point, intensity of gravitational field at a point is defined as the force experienced by a unit mass at that point, ये जनरल फॉर्मूला E is equal to F upon m। ना अगर ग्रेविटेशन फोर्स का हम लोग फॉर्मूला देखें तो क्या होता था, G m अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो लिखा करते थे। तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मास की बात कर रहा हूं, पॉइंट मास के केस में मैं E का फॉर्मूला निकालना चाहता हूं। तो E हमारा क्या हो जाएगा, G m अपॉन r, ठीक है। जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन E का भी होगा, इंटेंसिटी का भी होगा, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है, ग्रेविटेशन फोर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। दो हमारे पास बॉडी है तो दोनों पे फोर्सेस जो लगेंगी वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, राइट। तो हमारा फील्ड भी वैसे ही रहेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। बस हम दोनों पे फोर्स नहीं देखते, हम एक को कह लेते हैं जो छोटा होगा उसको, उस पे हम लोग फील्ड नहीं देखेंगे, जो बड़ा होगा उस पे हम लोग फील्ड देख लेंगे और छोटे वाले मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा फोर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं यूनिट की बात करूं, ये हमारा किलोग्राम होगा और ये क्या, सॉरी ये हमारा न्यूटन होगा और ये हमारा किलोग्राम होगा, तो न्यूटन पर किलोग्राम होगा। और न्यूटन पर किलोग्राम को हम लोग किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन वाइज अगर मैं देखूं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो ये एक्सेलरेशन है,
तो कहीं कहीं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों ही जो है वो एक्सेलरेशन डायमेंशन का है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब आपने कहा कि हमारा ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कई सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट मास है, और उस केस में मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ई की वैल्यू निकालना चाहता हूं। ठीक है, यहाँ m1 है और ये डिस्टेंस r1 है। यहाँ m2 है और ये डिस्टेंस r2 है। ये m3 है, ये डिस्टेंस r3 है। तो ऐसे में बहुत सारे मैं लगा देता हूं। ठीक है, और मैं जानना चाहता हूं इस पॉइंट की ईपी की वैल्यू जानना चाहता हूं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग फोर्स में भी किया करते थे जब ग्रेविटेशन फोर्स निकाला करते। तो आपको कुछ करना नहीं है, वहां भी हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते थे, यहां भी सुपरपोजिशन थ्योरम लगा देंगे। आप इस पॉइंट पे वेक्टर सम कर लोगे, सब सारे ई की वैल्यू आप वेक्टर सम कर लोगे। ई कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप सबको वेक्टर समेशन करते जाओ। तो हमारा ईपी जो होगा, सपोज कर लो कि इसकी वजह से आया E1, इसकी वजह से आया E2, इसकी वजह से आया E3, इसकी वजह से आया E4। वैल्यू भी देखेंगे सब। तो हमारा E1 जो होगा, EP जो होगा वो E1 प्लस E2, E3, E4, और भी होता तो और भी लिखते चले जाते। और ये सारे पॉइंट मास हैं, और पॉइंट मास का अभी हमने फॉर्मूला देखा था, E इज इक्वल टू कैपिटल G टाइम्स m अपॉन r स्क्वायर। अगर EP का मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये हमारा कैपिटल G टाइम्स m1 अपॉन r2 का स्क्वायर, कैपिटल G टाइम्स m2 अपॉन r2 का स्क्वायर, कैपिटल G टाइम्स m3 अपॉन r3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। ठीक है, सबके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। वेक्टर में डील करना थोड़ा सा नॉर्मली मुश्किल होता है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। का एक मास है, एक 3 kg का मास है, और ये हमारा पॉइंट P है। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। फाइंड E एट P, फाइंड E एट P।
G/6 G/6 डायरेक्शन डायरेक्शन राइट साइड राइट साइड लेफ्ट में जी सर ये सर 2 kg की ऐसे सर पीक से किधर जाएगी सर एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव नेचर होगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है, यहाँ पे इस P पे कोई मास रखा हुआ है, बस उसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, इसलिए हम लोग E निकाल। तो अगर यहाँ पे मास रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगा कि नहीं। इधर सपोज कर लो कि ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, तो इसकी वजह से जो E आएगा उसे ये बोल दो, और इसकी वजह से जो E आएगा उसे आप EB बोल दो, वो भी ऑब्जेक्टिव नेचर है। हम लोग वहां पे तो आपको नेचर देखना पड़ता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पॉजिटिव है ये वाला, पॉजिटिव है, सिमिलर है, डिसिमिलर है, समझ में आ रही बात। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है, बस दो मास हो, दे विल बी बोथ मासेस विल ऑलवेज बी इन अट्रैक्शन। ये की वैल्यू निकाल कितना है G टाइम्स 2/2 का स्क्वायर, तो ये G/2 आएगा। यस सर EB की वैल्यू कितनी आएगी G/2 अब बताइए G/2 की वैल्यू बड़ी होगी या G/3 की वैल्यू बड़ी होगी? G/2 किसकी वैल्यू बड़ी होगी? G/, बोलो भाई। अरे भैया G/2 की वैल्यू बड़ी होगी, जिसकी डिनोमिनेटर छोटी होगी उसकी वैल्यू बड़ी होगी ना। मैं अगर EB निकालना चाहता हूं तो मुझे वेक्टर सम करना हो, EA प्लस EB, ये हमने देखा था, ठीक है। ये कितना है G/2 है, तो अगर मैं G को मैं पॉजिटिव अज्यूम कर लूं तो EB हमारा नेगेटिव होगा, माइनस G/2, तो वैल्यू कितनी है अभी G/6, और किस डायरेक्शन में आएगी? टुवर्ड्स B। टुवर्ड्स B, जब वैल्यू भी देना होता है डायरेक्शन भी देना होता है। लेकिन हम सर G की वैल्यू रख के सर सॉल्व करते हैं हैं? सर, अगर हम G की वैल्यू सॉल्व रख के सॉल्व करते तो सर नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती, नीचे वाली बड़ी वैल्यू बड़ी होती नहीं EB वाली ना, सर G की वैल्यू -6.7 माइनस नहीं ना है, 6.22 into 10⁻11। ओनली मैग्नीट्यूड। अरे भाई ये तो कैपिटल G है, तो सर इसकी वैल्यू सर -6.7। स्मॉल g को हम लोग ले लेते हैं -9.8 या -10, ठीक है, लेकिन हम तो जो है यहाँ पे कैपिटल G की बात कर रहे हैं। कैपिटल G इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। हम लोग हमेशा परेशान मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं स्मॉल g और कैपिटल G में, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर स्मॉल g होता तो उल्टा हो जाता, ये निगेटिव ज्यादा होता और ये निगेटिव कम होता, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, निगेटिव है ही नहीं इसमें, कैपिटल G है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए।
three particles, each of mass small m, each of mass small m, each of mass small m are kept at the vertices of an equilateral triangle, at the vertices of, vertex पे रखा हुआ है, ठीक है, उसके कॉर्नर्स पे रखा हुआ है, vertices of an equivalent triangle, an equilateral triangle of side L, the gravitational field हम लोगों ने गड़बड़ी की लास्ट वाले क्वेश्चन, आपकी कॉपी में लिखा होगा EV की वैल्यू कितनी है G/3 और EA की वैल्यू कितनी है G/2 G/2। हमें इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं देखना, हमें कहाँ देखना था, EB पे देखना था। तो EA का डायरेक्शन ये होगा, P पे देखेंगे तो, ठीक है, और EB का डायरेक्शन ये होगा। सब कुछ ठीक है, बस इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम लोग फोर्स में पढ़ते हैं ना कि जितना इधर फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा उतना उस पे लगा रहा होगा, तो सब कुछ ठीक है, बस हम P पे जानना चाहते हैं। तो सारा का सारा कैलकुलेशन तो यहाँ से एडिशन कर ही नहीं सकते, प्रॉब्लम ये आ रहा है, ये इस पे लग रहा है, ये इस पे लग रहा है, तो ऐड कैसे करेंगे, हमें इस पॉइंट पे लगाना पड़ेगा तभी तो ऐड कर पाएंगे उसे। तो बस यहाँ ये डायग्राम में प्रॉब्लम है, सर थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस, है डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सर P को सब पॉइंट मास मान लेंगे आप। हाँ नहीं ई के केस में हम उसे जो है पॉइंट मास अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन मास नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, हमें एक ही मास की जरूरत होती है। तो यहाँ एक मैंने गलती की, ठीक है, वैल्यू सेम होगा, इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन सम करना चाहते हैं, सुपरपोजिशन करना चाहते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने सही किया था कि हम सारे का सारा पॉइंट P पे लेके गए, वहां पे मैंने सबको ऐड किया था, डायरेक्शन भी मैंने दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ आपको लाना, ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब देखो हमारे EB की वैल्यू इधर बड़ी है और EA की वैल्यू जो है छोटी है, तो ठीक है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन चेंज होगा। हाँ सर, हैं सर टुवर्ड्स से हो जाएगा, टुवर्ड्स ए, अच्छा हाँ टुवर्ड्स ए हो जाएगा। हाँ EA की वैल्यू बड़ी है ना, इसकी वैल्यू बड़ी है देन की EB G/2, ठीक है, तो टुवर्ड्स ए हो जाएगा, उसे टुवर्ड्स ए कर दीजिए। तभी सम हो पाएगा, नहीं तो सम नहीं हो पाएगा। आगे बढ़े तो जो क्वेश्चन लिख रहे थे वो लिख लीजिए। क्या लिखा था मैंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, द ग्रेविटेशनल फील्ड at center due to these particles is ऑप्शन को हमारा हो जाएगा 0, ऑप्शन बी इज 3gl upon 3gm upon L square, ऑप्शन सी इज 9gm upon L square, ऑप्शन बी इज 12gm upon 100।
ये ओके, उसके इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, साइड है और इनके तीनों वर्टिसेस के मास है, ठीक है, स्मॉल m, ओके। सेंटर पे जाना चाहता है, तो वैसे तो हम सेंटर की बात करते हैं हम लोग सर्किल वगैरह में, लेकिन आप सेंटर से समझ सकते हो कि वो क्या कहता है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे हमें निकालना है, इसकी वजह से हमारा जो E आएगा इस पॉइंट पे उसे आप E1 कह लो, इसकी वजह से जो E आएगा उसे आप E2 कह लो, और इसकी वजह से जो E आएगा उसे आप E3 कह लो, ठीक है, कुछ ऐसा ना। ये मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ ज्योमेट्री वगैरह लगा के दिखा दूं आपको, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू हर केस में R होगा कि नहीं होगा, सेकंड लेंथ होगा, मैं वैल्यू निकालना नहीं चाहता, ठीक है। तो किसी भी E के लिए Gm/r², किसी भी E के लिए, चाहे E1 हो चाहे E2 हो चाहे E3 हो, अब हर सबके लिए G जो है सेम रहने वाला है, मास उसने बोल दिया है कि सब सेम रहने वाला है, R के आपने कहा कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं और दिख भी रहा है भैया इक्विलेटरल है तो सारे बराबर हो, निकालने की जरूरत नहीं है, तो सारे E जो है वो बराबर होगा, ठीक। तो अगर आप वेक्टर सम लोगे तो ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है दिखाना पड़ेगा। तो किसी भी सिमेट्रिकल, यहाँ पे E की वैल्यू है तो 0 आनी, तो किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी के लिए हमारे E की वैल्यू जो है वो 0 होनी, किसी भी सिमेट्रिकल, अगर वो स्क्वायर ले लेता, चारों वर्टिसेस पे वो एक एक मास लगा देता, सेम मास, तभी सिमेट्री बनेगी। अगर उसने मास चेंज कर दिया, यहाँ 2m कर दिया, आप सिमेट्री नहीं बन रही, ठीक है। तो सेम मास हो, अब स्क्वायर को वो सेंटर पे ले गया, तो सबका अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो ऐसे यहाँ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू ले लो, इसकी वैल्यू ले लो, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है लेकिन आप समझ सकते हो कि एक ही पॉइंट के हम लोग बात कर रहे हैं, तो हर सबकी वैल्यू बराबर होगी, अगर डायमीटर का आधा सब आप, तो इस पॉइंट पे हमारे E की वैल्यू 0, ठीक है, बहुत आसान चीज है यहाँ तक। अब देखो वो क्वेश्चन कैसे पलट सकता है, वो क्या कहेगा कि ये एक मास होगा है, तो अब तो E की 0 होने वाली थी किसी भी केस में, उस केस में या किसी भी सिमेट्रिकल केस में, किसी भी सिमेट्रिकल केस में आपने कह दिया कि E की वैल्यू जो है वो 0 होगी, ठीक है। तो यहां भी E की वैल्यू 0 नहीं होगी, राइट, इतनी बात क्लियर। अब वो इस केस में जानना चाहता है E की वैल्यू कितनी होगी, अब देखो इसका एक तरीका है कि आप इसे पेयर बना के सॉल्व करो, सबका सम करो, इसका E1 आएगा, इसका E2 आएगा, इसका E3 आएगा, तीनों बराबर ही होंगे तो 3E हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि सपोज कर लो इस सिस्टम का सपोज कर लो कि हमारा E आएगा, ठीक है, और एक और सिस्टम ले लो जिसमें सिर्फ यहां रखा हुआ है, उसका अज्यूम कर लो कि E1 आएगा, तो इन दोनों को सम करेंगे तो 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं समझ में आई बात क्या है।
ये सिमेट्री का हम लोग एक स्क्वायर ही एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ रखा हुआ। इसकी वजह से, इनकी वजह से सपोज कर लो कि ई आया इसमें, और इसकी वजह से सपोज कर लो E1 आया। तो अगर ये दोनों फिगर एक साथ होते तो यहाँ भी आ जाता और उस केस में 0 हमारे। तो यहाँ से आप E1 लिख सकते हो -E। तो 3 बार यूज ना करके आप एक बार यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हो, बस नेगेटिव लगाना होगा उसके। मैं क्या कह रहा हूँ बात समझना? ठीक है, देखो E1 की वैल्यू आपको जो है E1 निकालना है या E निकालना है, जो भी कह लो, E = -E। तो इस केस में आप सिर्फ एक के केस में आपको निकालना, इसकी R की वैल्यू आप बस एक बार निकालोगे, एक बार फॉर्मूला यूज करोगे और रख दो, वो E1 की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन E की वैल्यू कितनी होगी? माइनस लगा दो उसके साथ, क्योंकि टोटल सम 0 होना, सिमेट्री के केस में 0 होता है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे वो ट्रायंगल में अगर छेड़छाड़ करते हैं इसको एक गायब, अब तो 0 होने वाला नहीं, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि 0 हो। यहाँ लगा के और यहाँ लगाने की वजह से एक E एक्स्ट्रा आएगा, तो उस E की वैल्यू निकाल दो, उसके साथ माइनस लगा। भाई उसी को तो जोड़ने की वजह से E की वैल्यू जो है, टोटल E की वैल्यू 0 हो रही है, इसकी वैल्यू एक लौते की वैल्यू। कहने का मतलब कि जहां हम 3 फॉर्मूला यूज करके उसे वेक्टर सम करने वाले हो, तो ये सारा वेक्टर, देखो प्रॉब्लम फॉर्मूले यूज करने में नहीं है, फॉर्मूले में फटाफट 3 बार फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, उसको वेक्टर सम करने में दिक्कत होती है। मुझे यहाँ कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना, तभी सम होगा। तो इसमें मेरा टाइम बर्बाद होता है। तो यहाँ सिर्फ एक सिंगल है, फटाफट लगा के आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये किसी भी सिमेट्रिकल के लिए आप यूज कर सकते हो। मैंने एक चीज बताई कि सिमेट्री के लिए E की वैल्यू 0 होगी, अगर वो सेंटर की बात कर रहा है तो। ठीक है, कहीं और लेके जाएगा तब नहीं होगा भैया, तब सिमेट्री ही नहीं बनेगी। हर केस में अगर वो पॉइंट, ये वाला P पॉइंट वो यहाँ पे हम कर लेता, तो ये डिस्टेंस तीनों बराबर था, डिफरेंट है। इवन अगर वो इसके हाफ में भी कर देता, यहाँ भी कर देता, चलो इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, R की वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू तो डिफरेंट होगी ना सर। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस लेना ही पड़ेगा, अब कोई तरीका नहीं है मेरे पास। ठीक है, लेकिन सिमेट्री दे दिया, बगैर कैलकुलेशन किए आप E की वैल्यू 0 रख दो। ठीक है, सिमेट्री में थोड़ा सा उसने जो है सिमेट्री ब्रेक कर रखी है, छोटा सा पार्ट उसने कोई गायब कर दिया है। ठीक है, सिर्फ एक अगर गायब किया तो 2 गायब किया, आप वेक्टर सम लेके सॉल्व करो। भैया आपको यहाँ भी तो फिर अगर 2 उसने गायब कर रखा है, ये भी उसने गायब कर रखा है, तो आपको यहाँ भी तो लगाना ही पड़ेगा। तो जो में एक्स्ट्रा क्यों जाए भैया, इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं ना। ठीक है, एक तो उसने गायब कर रखा है। अब पेंटागन दे दिया, हेक्सागन दे दिया, 6 7 उसने दे रखे, तो वहां के लिए आसानी है। बात समझ रहे हो? लीनियर में भी अगर कोई दे दे R/2, यहाँ डिस्टेंस हाफ, ठीक है, मिड पॉइंट, बगैर आप कैलकुलेशन की, अब ये भी सिमेट्री है कि नहीं है? 0 आ जाएगा। तो लीनियर में कह लो, ट्रायंगल में कह लो, स्क्वायर में कह लो, बस सिमेट्री आपको देखनी है, सिमेट्री हो जाए किसी, तो E की वैल्यू 0। ठीक है, आगे बढ़ें। अब ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है सर। ठीक है, ट्रिक नाम का कोई चीज नहीं होता है, हम उसे बस देखते कैसे हैं इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको बताने में मुझे कोई नया फॉर्मूला नहीं बताना पड़ा ना, तो ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें मुझे कोई नया फॉर्मूला आपको ना याद कराना पड़ेगा। जहां नया फॉर्मूला आएगा मैं रोक दूं, मैं वो सारी चीजें बताता ही नहीं, क्योंकि अपनी भी कुछ लिमिट है। जितना ही कम से कम आप चीजें ध्यान रखोगे, उतना ही श्योर होगे कि अब मुझे याद। ज्यादा चीजें अगर तैयार रखे हो तो ठीक है,
अगर आता है तो आप फटाफट क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन नहीं आएगा तब तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, रिजल्ट्स कम से कम। हाँ जी, तो आंसर कौन सा होगा? 0 0। चलो एक और क्वेश्चन, 2 पॉइंट मासेस अभी आपने देखा था, यहाँ पे मैंने सेम मास का लिया था, तो इसके सेंटर में ई की वैल्यू जो है वो 0 होगा, राइट। अब वो मास सेम ना दे, ये m1 दे दे, ये m2 दे दे, और वो जानना चाहे कि किस पॉइंट पे ई की वैल्यू जो है वो 0 होने वाली है, तो सेंटर पे तो नहीं होगा। सेंटर के केस में दोनों मास बराबर होता तभी होगा, ठीक है। तो सेंटर के केस में नहीं होने वाला है, तो किसी एक सर्टेन पॉइंट होने वाला है, इसी का एक में क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला समझ लेना, क्वेश्चन समझ लेना, जो अच्छा लगे वो सही। 2 पॉइंट मासेस of mass 10 kg, 10 kg and 1000 kg, 10 kg and 1000 kg, 10 kg and 1000 kg are at a distance of 1 meter apart, 1 meter apart, 1 meter apart. At what points on the line of joining, them will the gravitational field intensity is 0. जनरल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ को अज्यूम कर लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और उसने कह रखा है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 1 होगा, क्यों होगा ना भैया? ना, इस मास की वजह से इस पॉइंट P पे एक E इस डायरेक्शन में लगेगा और दूसरा E इस डायरेक्शन में लगेगा। अब EP की वैल्यू 0 है, EP की वैल्यू 0 है, कैसे मालूम 0? भाई वो वही तो जानना चाहता है कि ग्रेविटेशन फील्ड कहाँ 0 होगा, तो EP की वैल्यू जो है वो 0 है, तो E1 E2 के बराबर, ठीक है। और कोई आंसर नहीं आता? हमने वही कर रखा है, ध्यान रखना। चलो भाई सॉल्व करें। पॉइंट मास के लिए अज्यूम कर लो कि पॉइंट मास के लिए हमारे पास G का फॉर्मूला क्या है? E का फॉर्मूला क्या है? G टाइम्स m अपॉन r स्क्वायर। G टाइम्स m की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक का 10 दे रखा है, एक का 10 दे रखा है, एक का 1000 दे रखा है। 10 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू G टाइम्स 1000 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर दो।
दोनों तरफ अंडर रूट ना लेना, स्क्वायर में ही सॉल्व करना। या जब अंडर रूट लेना है तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव है अंडर रूट से सही हो जाएगा। हाँ, अंडर रूट से ज़्यादा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू 10/1 - x, और दूसरा होगा 1/x इज इक्वल टू -10/1 - x होगा ना भैया? अरे भाई दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये क्या है, एक रूट गायब हो जाता है उससे अगर वो नहीं देता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो रूट होंगे कि नहीं होंगे? तो दो रूट होंगे, 2x की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये कोई टाइम थोड़ा ना है कि टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। अभी वैसे कैलकुलेट करते हैं, हो सकता है x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, दोनों कैलकुलेट करो भैया। 1 - x 10x इधर आया 11x, x इज इक्वल टू 1/11। ठीक है, इसको जो है तो 1 - x -10x, x इज इक्वल टू -1/9। ठीक है, अब देखो x हम लोगों ने क्या ले रखा है, इस पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 1/11 है यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे। तो ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1/11 मीटर। 1/11 मीटर। इसका क्या मतलब, क्या ये एब्सर्ड आंसर है? सर ये m मास के इधर होता है, m मास के इधर कहीं। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के है हमारे e की वैल्यू जो है वो 0 हो रही है। नॉर्मली हम लोग बीच की बात कर लेते हैं, इनके बीच क्या हो रहा है, तो इनके बीच ये वाला आंसर। ठीक है, तो इस पे हम लोग टिक लगा। ओके, आगे बढ़े। एक और छोटी सी बात, वो वाला फिजिकल आंसर भी नहीं है। अगर यहां हमारा P जाता तो हमारे E1 का डायरेक्शन ऐसे हो जाता, हमारे E1 का डायरेक्शन ऐसा हो जाता। अरे भाई अगर हमारा P यहां चला गया तो इसकी वजह से E1 इधर को लगेगा और इसकी वजह से E2 भी इधर ही को लगेगा। कभी 0 होने का चांस है, तो उसे हम लोग एब्सर्ड आंसर बोलते हैं। ठीक है ना, किसी ने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है, डायरेक्ट रटा रेडीमेड फॉर्मूला, वैल्यू लिखते रहो आंसर हो, आपको बुक में मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत लंबा स्टेप नहीं है, तो आप ऐसे हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करो। अरे भाई निगेटिव को लेना ही नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया निगेटिव को लेना ही नहीं है, इतने को सॉल्व करना। तो यहाँ देखो इन्हीं से आप स्टार्ट करो, आप इन दोनों लाइन को भी भूल जाओ, इन दोनों डायरेक्ट यहाँ लिखो और फटाफट सॉल्व। 1 2 3 लाइन हो जाए। एक नया फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत। ठीक है, नॉर्मली वो नया फॉर्मूला x इज इक्वल टू √m1 अपॉन √m1 प्लस m2 विद इन ब्रैकेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी ये तो रॉन्ग, सारी चीजें सेम होती हैं। जो सारी चीजें आप अभी देखो, अभी फॉर्मूला बहुत सारा आने वाला है, रिंग के लिए होगा, स्फीयर के लिए होगा, हम लोग E की वैल्यू निकालेंगे, फिर पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, दोनों चल रहा होगा E और P, फील्ड और पोटेंशियल दोनों चल रहा होगा। और दोनों के केस में आप देखोगे
कि जो चीज हम लोग वहां पढ़ा करते थे वही चीज यहाँ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्फीयर के इनसाइड, स्फीयर के सरफेस, स्फीयर के आउटसाइड, इवन ग्राफ तक सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारे सर ने ये यूनिट पढ़ा ही नहीं था, कह दिया था कि 12th में पढ़ लेंगे, 11th में पढ़ा ही नहीं। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ लेंगे, और वो एक लेक्चर में खत्म कर दिया था उसको। ये पढ़ी रखा है, 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 खत्म। ठीक है, कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे स्मॉल जी, केपलर्स लॉ और सैटेलाइट, ये 3 टॉपिक नहीं पढ़ाए जाते। आई मीन कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कोई मिलता जुलता नहीं, तो इसको अलग से पढ़ लेते। तो बस इतना ही पार्ट आपको ध्यान देने वाली चीज है। ये सारी चीजें हम लोग दोबारा करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो है मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगा, और उसके बाद 12th पे आ जाऊंगा। 12th के आप लोग का वेव जो होगा वो आपको कोई और पढ़ाएगा, रोटेशन जो होगा वो आपको कोई और पढ़ाएगा। ठीक है, और कोई यूनिट बचा? हाँ, 2 हमारे प्रॉपर जो है सॉलिड और हाँ, और फ्लूइड डायनेमिक्स पूरा का पूरा सॉलिड। हाँ, तो ये सारी चीज़ें कोई और पढ़ाएगा। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई मीन अभी तक तो नहीं पढ़ाऊंगा। अभी मुझे सबसे पहले 12th पे जाऊँ, हो सकता है 12th का कंप्लीट करके मैं वापस इस पे आ जाऊँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो है मैग्नेटिज्म वगैरह, फिर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड देन EMI AC, ठीक है, और फिर मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स भी हम लोग छोड़ देंगे, ऑप्टिक्स अलग से करेंगे बाद में। ठीक, हाँ, पहले मॉडर्न फिजिक्स, आई मीन ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन खत्म करके हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में चलेंगे। वहाँ मैं आपको सेमीकंडक्टर और जो है कम्युनिकेशन, ये दोनों पढ़ा दूंगा, फिर हम लोग देखेंगे क्या है। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे यूनिट कौन कौन सा नहीं हुआ। ठीक है, मुझे ध्यान है, मेरा सब कुछ बना बनाया है, मैं नोट करते डेली चलता हूँ, हाईलाइटेड करते हुए चलता हूँ कि ये टॉपिक्स हो, तो वो मेरा नहीं मिस होने वाला है। मैं आगे पीछे यूनिट्स टॉपिक्स कर लेता हूँ। कुछ टॉपिक्स मैंने जो है वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाए थे, जो कि लोग नॉर्मली कैनोमेटिक्स में पढ़ाते हैं, तो वो मैं आगे पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर यूनिट पूरा का पूरा मैं मिस कर रहा हूँ तो आप उसको ध्यान रखो। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल जो है मैं थर्मोडायनेमिक्स शुरू करूँ, अगर आज ग्रेविटेशन खत्म नहीं होगा। एक लेक्चर मुझे ग्रेविटेशन में ज़्यादा देना पड़ेगा, तो हो सकता है कल भी मैं ग्रेविटेशन ही, अच्छा कल मैं लूँगा ही नहीं लेक्चर। ठीक है, कल जो है वो मेरा एक एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मुझे वो 2:30 से 3 मुझे ऑनलाइन रहना है। मेरी एक मीटिंग, एग्ज़ाम कह दो, मीटिंग कह दो। ओके, हाँ जी, तो क्वेश्चन हो गया ये, आगे बढ़े। नॉर्मली मैं देता नहीं, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस है, और ये x आएगा डिस्टेंस फ्रॉम M1, डिस्टेंस फ्रॉम M1। तो उसमें चार्जेस आ जाता है। हाँ, उसमें चार्जेस हो जाती है, Q1 Q2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करूंगा कि आप इसको याद रखो, एकदम नहीं करूंगा। अरे भाई, आपको ये फॉर्मूला याद है ना, आप सोचो यहाँ पे अगर उल्टा कर दो आप, तो आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा। आपने ये सोचा कि नहीं ये M2 से डिस्टेंस है, तब भी कुछ और हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये सारी गलती नहीं होगी, और इतना टाइम आपके पास होता है कि आप सॉल्व कर सकते।
यहीं से ड्राइव किया हुआ है, कहीं और से नहीं। m1 m2 की वैल्यू रख दें, अंडर रूट ले लो, हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। If mass of moon is capital M by 81, 81 मून का मास उसने दे दिया कितना, कैपिटल M by 81। अभी बताता हूँ m क्या है। Where capital M is the mass of the earth, where capital M is the mass of the earth, find the distance of point, find the distance of point where the gravitational field due to earth and moon can cancel each other from the center of moon। डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, मून के सेंटर से मेजर करना है। फुल स्टॉप। given that distance between centers of earth and moon is 60 r, 60 r, where r is the radius of earth, मोस्टली क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं कराता हूँ वे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से किसी न किसी साल का। ठीक है, नीट के आप लोग मोस्टली नीट वाले हो, तो ये नीट के मोस्टली आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से सॉल्व करो। ऐसा उसने कुछ दे रखा है। छोटा मास किसका है, इसका या इसका? अच्छा ठीक है, छोटा मास किसका है, इसका या इसका? इसका। तो इसके पास में हमारा पॉइंट पी होगा। ठीक है, अज्यूम कर लो कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x। कैसे सॉल्व किया, फॉर्मूले से या जो है इक्वेट करके? अंडर रूट m1 m2 हैं, अंडर रूट m1 m2 जो पहले कराया था, जैसे हम लोग E = gm/r², वो ज़्यादा बेहतर है हमारे पास है। ठीक है, आप खुद सोचो ना, फॉर्मूला अगर आप फॉर्मूला आप अगर भूल जाओ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन जी का आप ई का फॉर्मूला कभी नहीं भूलो। ठीक है, तो बस एक छोटा सा आपको डायग्राम बनाना होता है, ये पॉइंट मास भी दे सकते हो आप लोग, और फटाफट ऐसे लिख के आप जो है आगे बढ़ते हो। तो ये x हो गया और ये कितना हुआ 60r - 6।
फंडामेंटल, तो इनकी वजह से हमारे पास आएगा जी m बाई 81 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू जी m अपॉन 60r माइनस x का होल। ठीक है, g से g कैंसिल, m से m कैंसिल, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो 1 अपॉन 9x इज इक्वल टू 1 अपॉन 60r माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60r माइनस x इज इक्वल टू 9x, इसको उधर ले जाओ, 10x इज इक्वल टू 60r, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 10r दैट इज 6। यहाँ पे स्टेप हम लोग खा सकते थे, मैंने आपको दिखाया, बस कुछ स्टेप्स में दिमाग में ही कर सकता हूँ। ठीक है, वो आपके प्रैक्टिस पे आएगा, तो आप वहाँ टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, आंसर ये है हमारा। आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, मैथ वाला कोई है, मैथ वाला कोई नहीं, सारे बायो। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फिगर द फॉलोइंग फिगर shows स्केल के हिसाब से नहीं है, ठीक है, मैंने बराबर कर दिया, और बस ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर है, ठीक है, एंड ऑल मासेस आर सेम, सबके में मास रखा हुआ है सेम है, और ये यूनिटी तक दिया होगा। अगला क्या होगा, m और मास होगा, और कहाँ रखा रहेगा वो, m by 16 मीटर पे रखा रहेगा। तो समझ गए कि वो कहना क्या चाहता है, ऐसे इन्फिनिटी तक क्यों गया होगा। द फॉलोइंग फिगर शोज अ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, a system of point masses placed on x-axis. Find the net gravitational field. Find the net gravitational field. Find the net gravitational field intensity at the origin. Find the net gravitational field intensity at the origin. ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इस क्वेश्चन को करना है। E at origin will be equal to E1, इसकी वजह से E1 आएगा, इसमें यहाँ पे E1 आएगा, इसकी वजह से E2 आएगा, और इसकी वजह से E3 आएगा, इसकी वजह से E1, E2, E3 और चलता रहेगा, यानी सारे के सारे ऐड हो गए और सब एक डायरेक्शन में। E1 हमारा क्या होगा, Gm अपॉन R का स्क्वायर, इसको मैं हटा दूं, इसका बात समझ गए आप, और तो क्लियर हो जाएगा आपका पिक्चर। R की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस
जी एम अपॉन ये डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर जी एम अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस जी एम अपॉन 8 का स्क्वायर सो ठीक है। जी एम जरा बाहर ले लो तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 का स्क्वायर यहाँ होगा एंड 1 अपॉन 8 का स्क्वायर ना क्या करें अभी इन्फिनिटी तक जा 2 4 होता तो कर लें इन्फिनिटी तक जा कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये आगे हैं कोई तरीका है मैथ्स में हम लोग कई तरह की सीरीज पढ़ते हैं सीरीज एंड सीक्वेंस चैप्टर उसमें जो मशहूर 3 हैं एपी जीपी और एचपी है एपी आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा होगा 9th में कुछ ऐसा पढ़ रखा होगा मैथ्स में जीपी भी हम लोग पढ़ लेते हैं नहीं पढ़ते मैं मैथ्स का बंदा हूँ ठीक है तो 10th में पढ़ा है कि 11th में पढ़ा है याद बस पढ़ा है ठीक है हाँ तो 11th में आता होगा कोई बात नहीं जितनी मैथ्स की जरूरत होती है उतना फिजिक्स वाला आपको बताता है तो यहाँ जीपी बन चेक कैसे करते हैं जीपी जो है वो ए होगा जो फर्स्ट टर्म होता है ए आर होगा ए आर स्क्वायर होगा ए आर क्यूब होगा ए आर पावर 4 अब देख रहे हो प्रीवियस जो टर्म है उसमें हम लोग r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टर्म ए में हमने r से मल्टीप्लाई किया फिर इस वाले टर्म में हमने r से मल्टीप्लाई किया अगला टर्म माने के लिए फिर इस टर्म में हमने r से मल्टीप्लाई किया फिर इस टर्म में हमने r से मल्टीप्लाई किया ये क्या होता है जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ठीक है एपी में हम लोग ऐड कर रहे होते हैं प्रीवियस टर्म ठीक है और एक पर्टिकुलर प्रीवियस टर्म में एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं हर बार ठीक है उसे हम लोग एपी कह रहे हैं खैर ये बात नहीं करनी है हम लोग ना यहाँ किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ नजर आ रहा है यार किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है टू आर स्क्वायर आर तो है नहीं यहाँ देखो इसमें यहां से यहां जाने के लिए मुझे अच्छा अब मुझे बताओ यहां से यहां जाने में आप किस चीज से मल्टीप्लाई किए इसको 1/4 यहां से यहां जाने में 4 से यहां से यहां जाने में तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई r से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग वहां पे और हमारा फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 1 तो a की वैल्यू कितनी है आपके केस में 1 है और r की वैल्यू जो है वो 1/4 अभी तो आपने पहचान लिया और आपने मैथ के टर्म में उसको बता दिया कि ए और आर की वैल्यू गुड हमारा काम तो सम करना है तो हमें इनफाइनाइट टर्म्स को सम करना है और उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है एस इंफिनिटी इफ r इज लेस देन 1 कब वैलिड होगा जब r की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो a/1 समीशन ये आप समझ रहे हो ना इसको ले दो अगर उसको a के टर्म्स में लिख रखा है और ये इन्फिनिटी तक जाएगा
चलता चलता। तो इस केस में इसको हम लोग एस इन्फिनिटी, और इसी का फॉर्मूला उसने दे दिया एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। और ये कब तक वैलिड होगा? जब तक आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब तक ही वैलिड होगा। इसका जो है ऐसे समझो ना, अरे भाई ये धीरे धीरे वैल्यू कम होते हुए जा रहा है ना, कम होते जा रहा है ना। सर इन्फिनिटी पे जाने पे बहुत ही छोटा हो रहा होगा, तो इसलिए हम उसका समेशन निकाल पा रहे हैं। अगर ये बढ़ रहा होता तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। अगर एक आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती तो इन्फिनिटी आंसर आ जाता। अरे भैया इन्फिनिटी पे जो होता वही इन्फिनिटी होता। मैथ्स में ना जाओ तुम लोग, अपना काम निकाल लो मुझसे, ठीक है। तो आपको अगर ये यूज करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जीपी है कि नहीं। तो जीपी चेक करने का तरीका ये, अगर ऐसा सीक्वेंस बनता है तो ठीक है। अब आपने चेक कर लिया जीपी है, तो आप फर्स्ट टर्म और आर की वैल्यू जरूर निकालोगे, ए की वैल्यू निकालोगे और आर की वैल्यू निकालोगे। अपने सीक्वेंस में देखिए इसकी वैल्यू निकल गई। अब अगर एस इन्फिनिटी को बात कर रहा है तो आप चेक करोगे कि आर की वैल्यू वो 1 लेस देन 1 है कि नहीं है। आर की वैल्यू लेस देन 1 है कि नहीं है। अगर है आपके केस में आर की वैल्यू लेस देन 1 है भैया, आपके केस में आर की वैल्यू लेस देन 1 है कि नहीं है भैया। आर की वैल्यू 1/4 है, लेस देन 1। तो 4 जीएम तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा गंदगी हो गई, आप समझते हो। ए की वैल्यू 1 माइनस 1 सॉल्व 4 माइनस 3 4 माइनस 1 3 4/3 जी। कहीं भी हो सकता है जहां एक जहां जीपी बन जाए, ठीक है। जी के फॉर्मूले में भी हम लोग आपको अगर दे दे वो बहुत सारे मासेस दे दे या पॉइंट्स दे दे, और उस केस में जहां भी एप्लीकेशन कहीं भी हो सकता है, आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना, नहीं तो सब बेकार हो जाए। आगे बढ़े भैया। चलो अगला हेडिंग डाल दो, अगला हेडिंग डाल दो। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन फील्ड हम लोग पढ़ रहे थे, पॉइंट मास के लिए हम लोग हर जगह यूज करें, ठीक है। तो अगला हेडिंग डाल दो, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कल मेरी क्लास होगी नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग चले जाना, बाकी मैंने घनन सर वगैरह सबसे कह रखा है, टाइम टेबल में बस रखा हुआ है, इसका कोई मसला नहीं। एक कोई कंटीन्यूअस मास, हाँ मैंने क्या लिखा है, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हम लोग एक पॉइंट मास के लिए पढ़ रहे थे, ई का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक कोई भी कंटीन्यूअस मास सिस्टम है, ठीक है।
इसमें एक छोटा सा आप कोई पोर्शन ले लीजिए, बहुत ही छोटा सा आप कोई पोर्शन ले लीजिए, मैंने इतना ले लिया। और पॉइंट पी पे मैं जाना चाहूंगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लो आप, ठीक है। अब बहुत ही छोटा हमारा कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का आप मास कह दो कि कितना मास है, डीएम मास है। तो इस एलिमेंट की वजह से ये एलिमेंट पॉइंट मास कहलाता है, बहुत ही छोटा हमको लेना है। तो इसकी वजह से हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा उसे आप कह लो कि डी हमारा जो हो जाएगा वो जी डीएम अपॉन आर, ठीक है। दोनों साइड में एड कर दो, इट विल बी जी डीएम, ठीक है। लिमिट जैसी वैल्यू होगी वैसा हम लोग लिमिट कर देंगे। इस डीएम को भी आपको चेंज करना पड़ेगा आर के टर्म्स में लेके, ठीक है। मैं दिखा दूंगा कैसे किस केस में क्या, किसी भी कंटीन्यूअस सिस्टम के लिए हमें यही करना, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें जो है यही करना, ठीक है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह लो हैं, जैसे जी और आर इसका कांस्टेंट है क्या जी नहीं, आर वेरी कर सकता है ना। अभी जब मैं मास को जब मैं कह रहा हूँ ना डीएम को मैं आर के टर्म्स में ले आऊंगा, तो उस केस में समथिंग मल्टीप्लाइड बाय डीआर आएगा, तो डीआर के रेस्पेक्ट में मुझे जो है उसको इंटीग्रेट करना होगा, तो आर को बाहर नहीं ले जा सकते, समझ में आएगा। तो अभी कुछ मत बाहर ले जाओ, जी को बाहर ले जा सकते, लेकिन इसके फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ऐसे ही है, बस मजे के लिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, कह लो उसे या डेरिवेशन कह लो, आप जो आपको अच्छा लगे वो कहो, ठीक है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड at a point P, at a point P due to uniform rod of mass, m and length L, capital M and capital L, okay। तो एक हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। इसका मास m है और इसका लेंथ L है, ठीक है। टोटल ना ये कोई पॉइंट है, सपोज कर लो कि यहां से यहां तक किस डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, ठीक है। x डिस्टेंस पे आप अज्यूम, x को हम लोग वेरिएबल रख लेंगे, ये डिस्टेंस पे आपका ना, एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा कोई एलिमेंट ले लो रॉड, सच दैट इसका मास dm हो और इसका लेंथ dx हो, इस छोटे से एलिमेंट, और इस छोटे से एलिमेंट का पॉइंट P से डिस्टेंस x है, ठीक है ना। इस छोटे से एलिमेंट के बारे में हम ये लिख सकते हैं जी डीएम अपॉन, लिख सकते हैं, देखो छोटे से डी मास है, एलिमेंट है, उसकी वजह से डी है, जी में चेंज होने से ना उसका मास ये रहा और पॉइंट पी से उसका डिस्टेंस जो है वो एक्स, ठीक है ना।
इस डीएम को देखते हैं। एल लेंथ का मास जो है वो कैपिटल एम है कि नहीं? हमारा पूरा का पूरा जो रॉड है उसका लेंथ एल है, उस पे जो मास है वो कितना है? एम। ना अगर dx लेंथ होता तो उस केस में मास कितना आ रहा होगा? m1l2dx। ठीक है, और यही चीज क्या है? dm है ना? dx के मास की बात कर रहे हैं। तो dm की जगह पे मैं लिख सकता हूं g m अपॉन l लिख लो अपॉन l इंटू dx, ये कुछ छूटा तो नहीं, अपॉन x का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। x कहां से कहां वेरी करेगा? ए से ए प्लस एल, ए से ए प्लस एल। ठीक है, आप मुझे बस इंटीग्रेट करना है। तो अब सबको बाहर ले आ सकते हो कि ये जी एम अपॉन एल को बाहर ले सकते हो, या जी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, पूरे मास की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, पूरे लेंथ रॉड का लेंथ चेंज नहीं होने वाला है। ये हो गया dx अपॉन x का स्क्वायर ए प्लस इंटीग्रेशन कितना dx अपॉन x का स्क्वायर, x टू द पावर n dx है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो n प्लस 1 ठीक है। कांस्टेंट वगैरह नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग हमेशा लिमिट की बात करते हैं, मैथ वाले कांस्टेंट लगाते हैं, हम लोग नहीं लगाते। ये होगा तो ये x टू द पावर कितना है? x टू द पावर बताओ भाई, ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू होगी -2। तो बस काम खत्म करो। gm अपॉन l x टू द पावर -2 प्लस 1 कितना हुआ? -1। नीचे भी -1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 लिमिट a से a तक। समझ रहे हो ना बात मेरी? क्या दिया मैंने यहाँ पे? gm अपॉन l अपर लिमिट पहले माइनस a प्लस l माइनस माइनस a, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना होगा? gm अपॉन l 1 अपॉन a माइनस l, gm अपॉन l a प्लस l माइनस a, ये हो गया gm अपॉन a। देख लीजिए अब इस फॉर्मूले को आप याद रखें, ये की हो जाएगी, ये किस केस में? रॉड के केस। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्क्रीट नहीं है। कंटिन्यूअस के केस में ही आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, डिस्क्रीट के केस में आपको इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा।
यही फ़र्क होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के केस में। हमारे सिलेबस में हमेशा और हमेशा कंटिन्यूस ही आएगा। पॉइंट ये पोजीशन उधर लेके चला जाऊं मैं अगर नीचे, हाँ नीचे अगर लेके चला जाऊंगा तो वो एंगल पे चला जाएगा, और उस केस में हमारा वहां पे दो एंगल बना रहे होगा, या एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। वहां पे जो है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो टाइम हो गया। तो कल मैं जो है ग्रेविटेशन कल तो लूंगा नहीं, ठीक है। परसों जो है ग्रेविटेशन ही पढ़ाऊंगा। एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन जो ग्रेविटेशन की मुझे जरूरत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, तो मैं किसी न किसी यूनिट पे वो मैनेज करूँगा, कोई आसानी से मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर जो हमें मिलता है वो नंबर ऑफ लेक्चर्स फिक्स मिलता है कि आपको इतने लेक्चर में आपको ये यूनिट खत्म करना है।